नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज ये वीडियो हम एक एकेडमिक क्वेरी के ऊपर बना रहे हैं जो कि है अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। अरेस्ट ऑफ ए पर्सन जो है, वो कहाँ डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी-सी जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर देखते हैं कि अरेस्ट ऑफ ए पर्सन किस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, किसके पास पावर अरेस्ट करने की और ये कहाँ डिफाइंड है। तो आइए हम उसके ऊपर थोड़ा सा जो लेजिस्लेशन बना हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं कि अरेस्ट ऑफ ए पर्सन कैसे किया जाता है। देखिए, अरेस्ट ऑफ ए पर्सन की जो पावर्स हैं वो पुलिस के पास होती है और कोई जो और भी प्राइवेट पर्सन भी, देखिए इंडेक्स ये बता रहा है कि प्राइवेट पर्सन भी चाहे तो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ सेक्शन 41 तक ही सीमित रखते हैं कि एक अरेस्ट ऑफ ए पर्सन जो है वो पुलिस है वो कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो दोस्तों, पहले एक बार इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो एक तरह का लेजिस्लेशन है। ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ है। इसमें पुलिस को पावर्स दी गई है, जो लेजिस्लेशन ने पुलिस को पावर दिया, पुलिस उसी के अंतर्गत कार्य करती है। और सिमिलरली कोर्ट्स को भी पावर जो है वो लेजिस्लेशन जो डिफाइन करता है, जिसमें लेजिस्लेशन जैसा बना हुआ है, कोर्ट्स भी उसी हिसाब से लेजिस्लेशन जैसा बना होता है उसी हिसाब से कोर्ट भी काम करती है। अगर कोर्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि जो लेजिस्लेशन है उसमें क्या मीनिंग है, किस तरह से डिफाइन किया हुआ, उसकी लेजिस्लेशन को इंटरप्रिटेशन करना। अगर लेजिस्लेशन में वो वर्ड्स कुछ जो वर्ड्स हैं जो वो एब्सेंट हैं, तो कोर्ट्स अपनी तरीके से वो वर्ड्स को ऐड नहीं कर सकता। इसलिए कोर्ट्स सारा काम लेजिस्लेशन का होता है, कानून बनाने का। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि लेजिस्लेशन में क्या लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली काम करती है। तो पहले देखिए, दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं कॉजनेबल ऑफेंस और एक होते हैं नॉन कॉजनेबल ऑफेंस। कॉजनेबल और नॉन कॉजनेबल के ऑफेंसेस की परिभाषा जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन जो इंडेक्स जो बना रखा है, अगर आप इसके शेड्यूल के इंडेक्स को देखेंगे तो इस इंडेक्स में आपको चैप्टर्स के जो ऑफेंस इंडियन पीनल कोड के जितने भी ऑफेंसेस हैं इनकी एक कैटेगरीज बना रखी हैं और उन कैटेगरीज के अंदर कुछ ऑफेंसेस को कॉजनेबल में डाल रखा है, कुछ को नॉन कॉजनेबल में डाल रखा है। तो देखिए, अब कॉजनेबल जो है, देखिए यहाँ पर ये चीज इन्होंने लिखी हुई है। सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट शेड्यूल है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस कर रखे हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में एक कैटेगरी बना रखी है कॉजनेबल और नॉन कॉजनेबल। तो देखिए दोस्तों, कॉजनेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस के पास पावर होती है, किसी को व्यक्ति को भी अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई रीजनेबल सस्पिशन होता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है, तो पुलिस की पावर होती है बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सके। और एक होते हैं नॉन कॉजनेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉजनेबल ऑफेंसेस में पुलिस के जब तक मजिस्ट्रेट से वारंट नहीं ले आते तब तक पुलिस जो है इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से ही कॉजनेबल और नॉन कॉजनेबल ऑफेंसेस बना के। अब जैसे देखिए, मर्डर का जो ऑफेंस है तो ये कॉजनेबल है, इसमें पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं है और जो कि नॉन बेलेबल है। सिमिलरली डाउरी डेथ का है, ये भी कॉजनेबल है और नॉन बेलेबल है, तो इसमें किसी वारंट की जरूरत नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पुलिस उसकी इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन, पुलिस कुछ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करके अगर लगेगा कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया तो उसको अरेस्ट कर सकती है और जो है बिना किसी वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है, बिना किसी मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लिए। तो सिमिलरली जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे देखिए 300 से जितने भी हैं, डाउरी डेथ है, ये भी कॉजनेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। अबेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड जो कि 306 के अंदर दे रखा है, वो भी कॉजनेबल है और जो कि नॉन बेलेबल है। और जो आगे देखिए 300 जो मतलब अब वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट को आप देखिए, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट जो है वो नॉन कॉजनेबल है। इसमें पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक मजिस्ट्रेट साहब से जो है वारंट नहीं ले लेती। तो और ये चूंकि ये ऑफेंस जो है बेलेबल है, इसलिए अरेस्ट भी करेगी तब भी पुलिस को बेल देनी पड़ेगी। जो एक ऑफेंस होते हैं नॉन बेलेबल, जिसमें पुलिस की पावर नहीं होती है बेल देने की, और एक होती है बेलेबल जिसमें पुलिस को ही बेल देनी होती है जिसको अरेस्ट करती है। तो अब नॉन कॉजनेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट के सामने भी वो ऑफेंस को लिया जा सकता है। तो सिमिलरली
वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है तो ये भी ये कॉजनेबल है। इसमें जो सीरियस ऑफेंसेस किए जाते हैं तो इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इसे कॉजनेबल ऑफेंस कहा गया है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है, अब हम सेक्शन 41 के अंदर चलते हैं। सेक्शन 41 जो है वो अरेस्ट ऑफ ए पर्सन है, जो चैप्टर 5 के अंदर डिफाइंड है, जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो आइए देखते हैं चैप्टर 41 कहता है क्या है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इसके थोड़ा डिटेल के ऊपर हम जाते हैं। देखिए, अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, ये चैप्टर 5 के अंदर डिफाइंड है। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, एनी पुलिस ऑफिसर में without an order from the magistrate and without warrant and without an order from the magistrate and without a warrant arrest any person, कि बिना किसी ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के और बिना विदाउट ए वारंट अरेस्ट कर सकती है अगर किसी व्यक्ति ने एक कॉजनेबल ऑफेंस किया हुआ। और फिर कैटेगरी बी बता रखी है कि अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव। देखिए, कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट मिली हो और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड की हो और रीजनेबल सस्पिशियस या शक भी रहता हो कि इस व्यक्ति ने एक कॉजनेबल ऑफेंस किया है जिसकी जो सजा है बेशक वो 7 साल से कम की हो या फिर 7 साल तक की हो, वैध, और जिसमें कोई फाइन हो या विदाउट फाइन हो, अगर उस व्यक्ति ने ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए? एक पुलिस ऑफिसर को जब लगे कि इस व्यक्ति ने को लगे कि एक कंप्लेंट मिली है, उसकी इंफॉर्मेशन मिली है, उससे सस्पिशियस होता हो कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है। सेकंड, पुलिस ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड होता है कि इसकी अरेस्ट बहुत जरूरी है ताकि फर्दर ऑफेंस जो है वो ना कर सके इस तरह का। दूसरा, और भी लिख रखा है, देखिए और लिख रखा है, या जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन हो, दूसरी कंडीशन भी, उस व्यक्ति के अरेस्ट बहुत जरूरी है अगर इन्वेस्टिगेशन की जा सके, या फिर और लिखा हुआ टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस टू डिसअपियर, क्योंकि अगर लगेगा पुलिस को कि ये बाहर रहेगा, अरेस्ट अगर हम नहीं करेंगे तो ये एविडेंस को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है या डिसअपियर कर सकता है या टेम्पर छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे उसको कानूनन सजा ना दिलाई जा सके। तो इसलिए उसकी अरेस्ट की जो ऐसे व्यक्ति की जरूरी बन जाती है। और लिखा है, फिर आगे देखिए और लिखा हुआ है, देखिए इस और के आगे और लिखा हुआ है। फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing the facts to the court or the police officer। उस व्यक्ति को इंड्यूस करे, इस तरह का कोई थ्रेट दे या फिर प्रॉमिस दे, लालच दे कि जिस व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन हो, ताकि ऐसे जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस को या कोर्ट में देने से वो मना कर सके। तो इस तरह से व्यक्तियों को पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। और फिर लिखा है एज एनी सच पर्सन अरेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। जब उसे लगे कि उसकी कोर्ट में जो है उसकी प्रेजेंस की, जब मतलब उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो फिर उसकी प्रेजेंस नहीं हो पाएगी, ऐसे व्यक्ति को भी जो है वो अरेस्ट कर सकती है, बेशक उसने ऑफेंस जो है वो 7 साल तक या 7 साल से के नीचे के किए। और फिर यहाँ पे ये लिखा है प्रोवाइडेड दैट, फिर आगे एक वर्ड लिखा है प्रोवाइडेड दैट पुलिस ऑफिसर shall in case where the arrest of the person is not required under this provision से record the reasons in writing for not making। अगर देखिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद अगर पुलिस नहीं अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को, तब भी पुलिस को इन्फॉर्म जो अपने रीजंस हैं वो लिखने होंगे क्यों उस व्यक्ति को आपने अरेस्ट नहीं किया है। क्यों अरेस्ट क्यों जरूरी है, साफ लिख दिया है यहाँ पे कोड में कि उसे पता है कि पुलिस को कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है करने की, या फिर उस व्यक्ति के पास ऐसा एविडेंस है, या फिर वो डिसअपियर कर सकता है, टेम्पर कर सकता है अगर उसको खुला छोड़ा जाएगा तो, या फिर वो जिस व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन है उसको थ्रेट धमकी दे सकता है, लालच दे सकता है, प्रलोभन दे सकता है, या फिर उसे मतलब उसे इंड्यूस कर सकता है ताकि वो व्यक्ति है आगे किसी कोर्ट को या पुलिस को इंफॉर्मेशन देने से ना दे सके जिसके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और या फिर पुलिस को लगे कि जब उसकी जो प्रेजेंस है बिना अरेस्ट किया, इसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट में नहीं दी जा सकती है, प्रेजेंस नहीं दी जा सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं। इन केस अगर वो पुलिस नहीं करती है अरेस्ट तो उसको
रीजंस लिखने होंगे पुलिस को कि क्यों नहीं आपने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। आगे देखिए बी, आगे के बाद बी ए भी बना रखा है। पहले तो था देखिए पार्ट 1 41 पार्ट ए पार्ट बी, आगे बी ए भी क्लासिफाई कर दिया गया है। उसमें क्या लिखा है, अगेंस्ट whom the credible information has been received he has been committed a causing offense punished for a term which may extend to more than 7 years। अभी कहा कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को और उसे लगे कि मतलब जिससे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ये बताए कि उस व्यक्ति ने कोई कॉजनेबल ऑफेंस किया है और जिसकी सजा जो है वो 7 साल से ऊपर की है और जो और या फिर उसकी सजा जो है वो डेथ सेंटेंस है और पुलिस ऑफिसर को लगे कि इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी लगे कि उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस कर रखा है। तो मींस पहले तो पार्ट बी में वो इंफॉर्मेशन बता रखी है, देखिए इस पार्ट में वो इंफॉर्मेशन बता रखी है जो कि 7 साल से नीचे तक की है और बी ए में वो इंफॉर्मेशन बताई है कि जो कि 7 साल से अबव की है या फिर डेथ सेंटेंस है और पुलिस के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया। तो ये पार्ट ए और पार्ट ए बी फिर दूसरा बी ए डिवाइड किया, मतलब क्लासिफाई किया। आगे देखा कि सी क्या कहता है, सी तब पुलिस अरेस्ट कर सकती है जब कोई आदमी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो आइदर दिस कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह दे या फिर कोर्ट कह दे, मींस कोई भगोड़ा साबित कर दे, तब भी पुलिस है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और फिर डी पोर्शन में लिखा है कि इन whose possession is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably suspected to have committed an offense with reference to such thing, या फिर उस व्यक्ति के पास कोई एक जो चुराई हुई चीज हो, जो स्टोलन प्रॉपर्टी हो, या फिर पुलिस को सस्पेक्ट हो कि इस आदमी ने उस संबंध में कोई ऐसा ऑफेंस किया है। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन जो है मतलब पुलिस जो है इस ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर सकती है। अब ई पोर्शन क्या डिफाइन करता है, जहाँ पे किसी कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोके। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और पुलिस को कार्य करने नहीं देता, जैसे किसी को अरेस्ट करने जाती है तो उसे कार्य नहीं करने देता व्यक्ति को, तो पुलिस जो है 41E के अंदर पावर रखती है जिस पर कोई पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसकी ड्यूटी करने से लिए, तब भी पुलिस जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और जो भाग रहा हो, जो फिर जो व्यक्ति भाग चुका हो या फिर अटेम्प्ट्स टू भागने की कोशिश कर रहा हो लॉफुल कस्टडी से, मींस पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है, या फिर लॉफुल चाहे उसने ऑफेंस किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर लॉफुल कस्टडी से भाग रहा है तब भी पुलिस के पास पावर है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की। आगे देखिए एफ पोर्शन ये क्या कहता है कि या फिर कोई डेजर्टर है, मींस आर्म फोर्स जो आर्मी से भागा हुआ भगोड़ा है उसको भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन डेजर्टर होना चाहिए, मींस उसे भगोड़ा साबित आर्मी ने किया, आर्म फोर्सेस ने किया होना चाहिए। आगे जी पोर्शन ये कहता है कि who has been concerned or reasonable complaint has been made or credible information received or reasonable suspicion exists of having been concerned in any act committed in any place out of the India, if committed in India would have been punished and for he is under the law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in the custody of India। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर ऑफेंस करता है इंडिया से बाहर, अगर उसकी जो सजा है अगर वो इंडिया में वही ऑफेंस किया होता तब उसकी सजा भी कॉजनेबल, वो भी ऑफेंस कॉजनेबल होता, तब भी उसको अरेस्ट किया जा सकता था। अगर कोई इंडिया की टेरिटरी से बाहर करता है तब भी, और अगर उसकी एक्सट्रेडिशन पॉसिबल है तब भी पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है अगर सस्पिशियस लगे या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिले कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस है बाहर इंडिया की टेरिटरी से बाहर किया हुआ। तो आगे लिखा हुआ एच क्लॉज ये कहती है who have been released, who being a released convict committed a breach of the rule under subsection 5 of section 356। सेक्शन 356 यही कहता है देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो कई बार किसी कन्विक्ट को छोड़ देती है उसके अच्छे करैक्टर की वजह से, लेकिन अपने उसको ऑब्जर्वेशन में रखती है, लेकिन अगर उसका एड्रेस वगैरह रिकॉर्ड में रखती है, अगर वो व्यक्ति बिना एड्रेस बताए जो है वो घर को चेंज कर लेता है, कोई इंटीमेशन नहीं देता, तभी ऐसा व्यक्ति खतरनाक हो सकता है क्योंकि रिलीज कन्विक्टेड है। कई ग्राउंड्स पे रिलीज कर देती है बीमारी की वजह से, जब कोई टाइम दे देती है कि जैसे किसी का कोई इवेंट हो गया है तो फिर कई बार कन्विक्ट भी कर दे, मतलब सॉरी जो है थोड़ी टाइम के लिए रिलीज भी कर देती है। अगर वो अपना एड्रेस को जहाँ रह रहा है वहां से बिना बताए छोड़ के चला गया है, या फिर इसका मतलब उसने कंडीशन जो है रूल जो है 356 पार्ट बी का उसको जो है वो
ब्रीच कर दिया है, मतलब वायलेट कर दिया है, तो इसकी वजह से भी पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। तो आगे लिखा है फॉर हुज अरेस्ट और रिक्विजिशन वेदर ऑर्डर और रिटर्न हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एवरी अदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट the requisition specifies the person to be arrested and the offence any other cause for which he arrested to be made. It appears thereupon that person might legally be arrested without a warrant by the police officer who issued the requisition. तो देखिए, ये व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति का कोई पुलिस दूसरे पुलिस स्टेशन से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस व्यक्ति ने कोई कॉजनेबल ऑफेंस कर रखा है, तो उस ग्राउंड उससे रिक्वेस्ट लेने के बाद भी पुलिस है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन वो उस व्यक्ति ने जिससे जो इंफॉर्मेशन जिस पुलिस स्टेशन से मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के जो है वो उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि इसने कॉजनेबल कोई ऑफेंस कर रखा है। अब ये 7 पार्ट बी, वो तो ये था पार्ट 1 का। पार्ट 1 के सारे क्लासिफिकेशंस क्या रखे थे? 41 पार्ट 1 का ए, बी और बी से लेके जो थे एफ तक थे, सॉरी आई तक के क्लासिफिकेशन थी। अब 2 जो पोर्शन है, जो 2 पोर्शन ऐड कर रखा है, subject to the provision of section 42, no person concerned in the non-cautionable offence or against whom complaint has been made or credible information has been received or reasonably suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except वारंट और द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। देखिए, जो जिस व्यक्ति ने कोई इस ऑफेंसेस को छोड़ के कोई नॉन कॉजनेबल ऑफेंस कर रखा है, तो ऐसे केस में पुलिस तभी अरेस्ट कर सकती है जब उसके पास मजिस्ट्रेट साहब से कोई वारंट जो है वो इशू हो चुका हो। वो कि सेक्शन 42 के अंदर जो है ओपनिंग क्लॉज क्या कहती है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन 42 मींस जो प्रोविजन के जो प्रोविजन जो 42 का दे रखा है उसकी को कंसीडर करके एक जो एक्सेप्शन दे रखी है, तो ऐसे केसेस में जो है पुलिस तभी अरेस्ट कर सकती है अगर कोई नॉन कॉजनेबल ऑफेंस अगर किया है, तब भी मजिस्ट्रेट साहब से उसको इंफॉर्मेशन मतलब सॉरी जो है उससे वारंट इशू हो जाए, तभी वो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो ये था सेक्शन 41 के ऊपर। सेक्शन 41 की अरेस्ट ऑफ द पर्सन के ऊपर डिफाइन था, क्योंकि काफी इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर काफी लेंथी है, तो इसके लिए सारा एक ही पार्ट में वीडियो में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक एक इंग्रेडिएंट, एक एक वर्ड जो है जो लेजिस्लेशन का बना हुआ है, लेजिस्लेशन ने पास किया है। कोर्ट सिर्फ लेजिस्लेशन को चेंज नहीं कर सकती है, कोर्ट की पावर सिर्फ है इंटरप्रिटेशन करना है, जैसे या फिर कंस्ट्रक्शन करना है, ताकि उसका जो मीनिंग है, इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की, उसकी मीनिंग को वो समझ सके और उसके बीच में जो लॉ को और एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दी जा सके। तो ये था सेक्शन 41 जो जिसमें जो बताता है अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, जो कि व्हेन ए पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपका शॉर्ट वीडियो था जो कि उसके रिगार्डिंग में बना था अरेस्ट ऑफ ए पर्सन के बारे में। ऐसे ही हम और भी वीडियोस हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के समय समय पर लाते रहेंगे। अगर उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी जानकारी हेतु रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।